दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नागालैंड मुद्दा के बारे में। नागालैंड में क्या क्या हुआ उसको तो मैं समझाऊंगा ही, साथ अफस्पा कानून के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। नागालैंड 4 दिसंबर 2021 रात्रि का समय आर्मी के द्वारा गोली चलाई जाती है, आर्मी 3 कॉर्प्स और असम राइफल्स के द्वारा, जिसमें लगभग 14 से 15 आम लोगों की डेथ हो जाती है उस गोलीबारी में। अब पूरा का पूरा मामला क्या है, NACN खापलांग टेररिस्ट ग्रुप क्या है, इसके अलावा अफस्पा कानून क्या है, सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। नागालैंड से जुड़ा हुआ कुछ अन्य जीके भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि नागालैंड अब सुर्खियों में है तो आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल बनता है। सबसे पहले दोस्तों उस घटना को देखते हैं कि आखिर क्या घटना हुआ था 4 दिसंबर 2021 की रात को। आर्मी 3 कॉर्प्स और असम राइफल्स को सूचना मिलता है, इनपुट इन्फॉर्मेशन मिलता है कि NACN खापलांग ग्रुप के आतंकवादी मून डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हुए हैं। पहले लोकेशन को देख लेते हैं, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। आपको नक्शा दिख रहा होगा हमारे देश भारत का। इसके बाद नागालैंड का लोकेशन को देखिए, नागालैंड कहाँ पर स्थित है। नागालैंड 3 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। साथ ही साथ नागालैंड का मून डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर यह घटना हुआ वो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब मून डिस्ट्रिक्ट में ही 2 और लोकेशन को आप देखिए, 2 गांव को देखिए, एक है तिरू और दूसरा है ओटिंग। गूगल मैप का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओटिंग गांव और तिरू गांव, तिरू गांव में है कोयला खदान, कोयल माइंस, मतलब कोयला का माइंस है। तो आसपास के गांव वाले वहां पर एज ए लेबर काम करते हैं। ओटिंग गांव के लोग भी वहां एज ए लेबर काम करते हैं। जिस दिन ये घटना हुआ तो तिरू कोयला खदान में काम करके लोग अपने गांव ओटिंग लौट रहे थे, एक गाड़ी में, व्हीकल को आप देख सकते हैं। उसके बाद आर्मी के द्वारा उस गाड़ी को रुकवाया जाता है। आर्मी पहले से ही घात लगाई हुई थी। आर्मी को ये मालूम था कि ये NACN खापलांग के टेररिस्ट हैं। जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस तरह का गाड़ी होगा, इस तरह के लोग होंगे, ऐसे कपड़े पहने होंगे, तो उस आधार पर गाड़ी को रुकवाया जाता है। और उसके बाद आर्मी कुछ पूछताछ करती है और उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 6 लोगों की डेथ हो जाती है। अब आर्मी का ये कहना है कि हमने पूछताछ किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर फायरिंग हमने शुरू किया, जबकि लोकल लोग और लोकल पुलिस का कहना था कि आर्मी सीधे फायरिंग शुरू कर देती है। तो ऐसा कुछ था। अब उस फायरिंग में 6 लोगों की डेथ हो जाती है। अब 6 लोगों के डेथ के बाद आसपास के गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्मी पर हमला वो लोग शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है आर्मी अपना बचाव तो करेगी ही, और उस बचाव में गोलीबारी करती है और इसमें 7 अन्य लोगों का भी डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से 13 लोगों का डेथ हो चुका है, और जो फिलहाल जानकारी है कि ये संख्या बढ़कर शायद 15-16 हो चुका है। एक आर्म्ड पर्सनल का भी डेथ इसमें हुआ था। अभी आपने एक स्टोरी को समझ लिया, उस कहानी को समझ लिया कि 4 दिसंबर 2021 को आखिरकार हुआ क्या था। अफस्पा कानून पर हम आएंगे, पूरा विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा नागालैंड के बारे में आप और जान लीजिए, कुछ चीज़ों को जानिए, और क्योंकि ये आपके PT एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि नागालैंड का लोकेशन तो आपने जान लिया। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के CM। तो नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो आदिवासी बहुल जो राज्य हैं, वहाँ राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में आदिवासी बहुल राज्य यानी ट्राइबल स्टेट्स में राज्यपाल की शक्तियाँ कहीं ज़्यादा होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष स्थिति दिया गया है, यानी कि बहुत सारे मामलों में, जैसे कि वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको बचाने के लिए, लोकल जो संस्कृति है, लोकल जो सामाजिक व्यवस्था है वहाँ का, उस पर भारतीय संसद कानून नहीं बना सकती है। तो एक विशेष व्यवस्था वहाँ पर किया गया है। आप नागालैंड में जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, आप नागालैंड में बस नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो स्थानीय लोगों की आबादी है वो बाहरी लोगों की आने की वजह से मतलब अनुपात में कम ना हो जाए, इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है।
तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। हमने ये भी समझ लिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 क्या है, राज्यपाल की विशेष शक्तियां होती है, ये भी हमने समझा। सीमावर्ती देश कौन है, म्यांमार। इसके अलावा सीमावर्ती राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। राज्य पक्षी कौन है यहाँ का, यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, लेकिन हॉर्नबिल यहाँ का राज्य पक्षी नहीं है। तो राज्य पक्षी क्या है, ब्लाइट्स ट्रैगोपान, ब्लाइट्स ट्रैगोपान। राज्य फूल क्या है, राज्य फूल है बुरांस। राज्य पशु है सीरो। राज्य वृक्ष ऑल्डर। तो ये भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, नागालैंड में जो भी घटना हुआ तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर ही आया होगा कि आखिर आर्मी गोली कैसे चला सकती है, या असम राइफल या जो भी पारामिलिट्री फोर्सेज है। नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उन लोगों ने गोली चला दिया। तो क्या पारामिलिट्रीज और आर्मी के पास इतना अधिकार है कि वो गोली चला दें? अगर एक अन्य इलाका की बात किया जाए जैसे कि उत्तर प्रदेश, क्या यहाँ पर आर्मी गोली चला सकती है सिविलियन पर? यहाँ पर नहीं चला सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों चला सकती है, जम्मू कश्मीर में क्यों चला सकती है? देखिए, वहाँ पर अफस्पा कानून लागू है। पूरे कहानी को आगे समझने से पहले अफस्पा कानून को आप पहले समझ लीजिए। दोस्तों, अफस्पा कानून को विस्तार से समझे उसके पहले नागालैंड का थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं, उससे आपको अफस्पा कानून को और अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगा। 1952 में जनरल इलेक्शन होता है, आम चुनाव होता है पूरे भारतवर्ष में, और उस समय नागालैंड अलग राज्य नहीं था। नागालैंड 1963 में अलग राज्य बनता है। जब जनरल इलेक्शन हुआ था वो उस समय असम राज्य का हिस्सा था। नागालैंड में प्रारंभ से ही अलगाववादी ताकतें सक्रिय हैं, यानी कुछ कुछ अलगाववादी ग्रुप उस समय भी थे, 1952 में भी और अभी भी है। वो आम लोगों को कहीं ना कहीं भड़काने का प्रयास करते हैं। इसी चक्कर में बहुत सारे अलगाववादी ग्रुप आज के डेट में वहाँ पर मौजूद हैं। अब जैसे कि NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसके भी कई सारे ग्रुप हैं। अब उसमें भी जो NSCN खपलांग है, ये अभी आर्मी के निशाने पे था। हालांकि निशाना इस पर था और गोली चल गया था आम जनता पर, तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। हम यहाँ पर अलगाववादी चीज़ों को समझ रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर शांति वार्ताएं करती है इस क्षेत्र के जो नेता हैं उनके साथ। इसके अलावा इस क्षेत्र को विशेष दर्जा भी दिया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 क्या है, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया। भारत सरकार का सोच क्या है? भारत सरकार का यही सोच है, किसी भी भारतीय सरकार का, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, और हमारे संविधान निर्माताओं का भी सोच यही रहा है कि इस क्षेत्र का जो संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, चूँकि ये आदिवासी बहुल पूरा का पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स हैं, इवन नागा ट्राइब्स में भी बहुत सारे सब ट्राइब्स हैं। तो इन लोगों का जो संस्कृति है, इन लोगों का जो अपना आदिवासी व्यवस्था है, आदिवासियों का जो कानून है, ये लोग फॉलो करते हैं। तो भारत सरकार का भी ये सोच रहा है, संविधान निर्माताओं का भी सोच रहा है कि ठीक है, यहाँ का जो लोकल कानून है, जो चल रहा है बाय ट्रेडिशन, वो चलते रहेगा। और बहुत सारे मामलों में, यहाँ तक कि भूमि संसाधन से जुड़े हुए मामलों में भी भारतीय संसद का कानून यहाँ पर नहीं लागू होगा। यहाँ पर लोकल जो सरकारें हैं वो अपना कानून बनाएंगी, राज्य सरकारें। तो इस तरीके का विशेष व्यवस्था किया गया है। और साथ ही साथ जो अलग अलग यहाँ के जो आदिवासी ग्रुप हैं वो और ज़्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं, क्योंकि आदिवासियों को कहीं ना कहीं एक डर है कि उनके संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए। अब जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि यूपी बिहार का ही हाल देख लीजिए। हम लोग अपना संस्कृति कल्चर को भूलते जा रहे हैं शहरीकरण पश्चिमीकरण के होड़ में। तो आदिवासी ऐसा नहीं करते हैं। आदिवासियों का एक बहुत ही विशेषता है, हम लोगों को भी सीखना चाहिए। वो लोग अपने संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं और इसी वजह से ज़्यादा स्वायत्तता की वो मांग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं अफस्पा कानून के बारे में। अ, फ, आधा स और पा, अफस्पा। अफस्पा कानून AFSPA अफस्पा कानून 11 सितंबर 1958 को भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी अपना मोहर लगाते हैं इस कानून पर। और इसका अगर हिंदी नाम देखा जाए तो सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, और अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट।
जिस समय ये कानून बना था यानी 1958, उस समय इसका प्रारंभिक नाम था आर्म्ड फोर्सेज असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट। यानी कि ये जो कानून शुरुआत में बना था ये मुख्यतः असम और मणिपुर क्षेत्र के लिए बना था। मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया कि नागालैंड असम का ही हिस्सा था। नागालैंड 1963 में अलग राज्य बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर इस कानून के विस्तार की बात किया जाए, ये कानून अलग अलग रूप में सामने आता है। तो अफस्पा कानून जम्मू कश्मीर के लिए 1990 में सामने आता है। जब 1989-90 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगती है तो एक नया अफस्पा कानून बनाया जाता है जम्मू कश्मीर के लिए। और उसके पहले 1983 में अफस्पा कानून बनाया गया था भारतीय संसद के माध्यम से पंजाब के लिए, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो अलग अलग अफस्पा कानून है उसको भारतीय संसद ने बनाया था। चलिए दोस्तों, अफस्पा कानून के धारा 3 और 4 को समझते हैं। सबसे पहले अफस्पा कानून का धारा 3 सेक्शन 3 ऑफ अफस्पा एक्ट 1958 क्या है, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। अगस्त 2021 में पूरे असम को 6 महीना के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2021 का ये खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अफस्पा एक्ट के धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है। अगर किसी क्षेत्र में जो स्थिति है आउट ऑफ कंट्रोल है, चाहे किसी भी वजह से जातिगत संघर्ष है, अगर किसी क्षेत्र में अलगाववादी आतंकवादी जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इस तरह की जो स्थितियां हैं, देश विरोधी शक्तियां बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं अगर किसी क्षेत्र में, या किसी भी तरह से अगर डिस्टर्बेंस है, तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। यही बात लिखा हुआ है धारा 3 में अफस्पा कानून के। एक चीज़ और, 1972 में इस कानून में संशोधन हुआ था और उस संशोधन के माध्यम से अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पहले ये अधिकार राज्य सरकार के पास भी था। हालांकि राज्य सरकार अभी भी केंद्र सरकार की घोषणा को पढ़ती है, लेकिन जो अधिकार है अशांत क्षेत्र डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का, वो केंद्र सरकार के पास है, जो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ऐसा करता है। तो क्या है धारा 3 आप समझ चुके हैं। धारा 3 में है जो सेक्शन 3 है अशांत क्षेत्र घोषित करना। और अक्सर ऐसा खबरें आप लोगों ने सुना होगा कि अरुणाचल के 2 जिला या 3 जिला या नागालैंड का इतना क्षेत्र, या कुछ भी ऐसा एक एग्जाम्पल देना है, मणिपुर के इस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया है। और एक चीज़ और, जो अशांत क्षेत्र घोषित होता है तो कम से कम 3 महीना के लिए अशांत क्षेत्र घोषित होता है, मिनिमम 3 महीना, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है क्या स्थिति है। और 3 महीना के लिए जब अशांत क्षेत्र कोई इलाका घोषित होता है, 3 महीना 4 महीना जितना भी हो, कम से कम 3 महीना, उसके बाद वहाँ पर आर्मी और पारा मिलिट्री की विशेष तैनाती कर दी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सेक्शन 4 धारा 4 क्या है। अभी जो गोलीबारी हुआ और गोलीबारी में आर्मी पर्सनल के द्वारा गोली चलाया जाता है, अगर सामान्यतः किसी इलाका में देखा जाए, भारत के उन क्षेत्रों में देखा जाए जहां पर अफस्पा कानून लागू नहीं है, तो वहां सेना या पारा मिलिट्री गोली नहीं चला सकता है। लेकिन जहां अफस्पा कानून है वहां गोली चलाने का अधिकार है। तो ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार देता है अफस्पा कानून का धारा 4। कौन देता है? अफस्पा कानून का धारा 4। तो धारा 4 में क्या क्या है वो देखिए। बिना वारंट गिरफ्तारी किया जा सकता है, बिना वारंट गिरफ्तारी किया जा सकता है, और ये गिरफ्तारी आर्मी और पारामिलिट्री कर सकता है। आर्मी और पारामिलिट्री को विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं इस क्षेत्र में। शक के आधार पर तलाशी हो सकता है, वाहनों का तलाशी हो सकता है, विशेष तैनाती होता है उस क्षेत्र में आर्मी और पारामिलिट्री के जवानों का, वाहन का जांच वगैरह हो सकता है। कानूनों को तोड़ने पर सूट भी किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना होगा कि सूट भी किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को गोली भी मारी जा सकती है, यानी इस तरह का एक कड़ा कानून है। चलिए दोस्तों, आगे अब हम लोग ये देखते हैं कि अफस्पा कानून का पक्ष और विपक्ष क्या है। अभी हाल ही में नागालैंड और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने अफस्पा कानून को हटाने की मांग की है। इसके अलावा बहुत सारे जो मानव अधिकार संगठन हैं उनका भी कहना है कि इस कानून को हटा देना चाहिए। तो इस सिक्का का भी 2 पहलू है, यानी अफस्पा कानून का भी 2 पहलू है। पहला पहलू को जानते हैं पक्ष, फिर विपक्ष को भी देखेंगे। तो पक्ष में यही है कि आतंकवाद, अलगाववाद, देशद्रोह ऐसे स्थितियों से निपटने के लिए कड़ा कानून होना ही चाहिए और आर्मी को विशेष पावर दिया ही जाना चाहिए। इसी वजह से आर्मी को विशेष पावर दिया गया है और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है।
देखिए इतने सारे अलगाववादी संगठन हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ कई सारे अलगाववादी संगठन सक्रिय है, उन पर नकेल कसा गया है अभी तक। तो वैसे में नकेल कसना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और साथ ही साथ सशस्त्र बलों का मनोबल भी इससे बढ़ा है। दोस्तों, आपसपा कानून के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं ज़रा उसको भी समझ लीजिए। दुरुपयोग, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता, इनका कहना है कि इसका काफ़ी दुरुपयोग किया जाता है आपसपा कानून का आर्मी पर्सनल के द्वारा। यौन उत्पीड़न की बहुत सारे घटनाएं होती हैं आर्मी पर्सनल के द्वारा, बहुत सारे मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं ऐसा आरोप लगाते हैं। इसके अलावा फर्जी इनकाउंटर की भी घटनाएं होती हैं, ऐसा भी कुछ खबर आता है अखबारों में भी, और कुछ खबर सुर्खियाँ भी बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आर्मी पहले सर्च ऑपरेशन वगैरह करती थी, तो आर्मी स्वयं से जाकर के सारा का सारा ऑपरेशन को हैंडल करती थी। लेकिन अब बहुत सारे जो ऑपरेशन होते हैं, स्पेशली सर्च ऑपरेशन, जहां कुछ सर्च किया जाता है, कुछ जांच पड़ताल किया जाता है, तो आर्मी लोकल पुलिस को साथ लेती है। साथ ही साथ जो स्थानीय स्वशासन है, जैसे कि सरपंच वगैरह लोग, इनको भी विश्वास में लेकर के सर्च ऑपरेशन को करती है, ताकि आम लोगों में जो कहीं ना कहीं एक डर है, वो डर आम आदमी के मन से निकल सके। तो आपसपा कानून के संदर्भ में जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जिस तरीके से आर्मी ऑपरेशन करती है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन वगैरह, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, जिससे कि आम लोगों में जो भी थोड़ा बहुत डर है इस कानून को लेकर के वो समाप्त हो सके। तो ऐसा करने की आवश्यकता है। इरोम चानू शर्मिला, इरोम चानू शर्मिला, इनको कहा जाता है मणिपुर की आयरन लेडी। इन्होंने आपसपा कानून के विरोध में 16 वर्षों तक आमरण अनशन किया था, यानी 16 वर्षों तक ये भूख हड़ताल पे थी, 2000 से लेकर के 2016 तक। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव ये लड़ती हैं और इनको मात्र 90 वोट मिलता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आम लोग क्या चाहते हैं। एक ऐसी महिला कार्यकर्ता, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, जो आपसपा कानून के विरोध में खड़ी रहती है, जो आपसपा कानून के विरोध में 16 वर्षों तक आमरण अनशन करती हैं, उसको जनता का समर्थन नहीं मिलता। यानी आम लोग चाहते हैं कि आपसपा कानून रहें, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको दूर करने की भी आवश्यकता है, ये भी जरूरी है। जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन यानी आयोग, एक आयोग का गठन किया था केंद्र सरकार ने, ये जांचने के लिए कि जांच करके आप बताइए कि आपसपा कानून सही है, गलत है, क्या है। इस कमीशन ने 2005 में अपना रिपोर्ट सौंपा और इस रिपोर्ट में यही बात कहा कि आपसपा कानून उच्च स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, आपसपा कानून को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने इनका जो विचार था उसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं यही कह सकता हूं कि आपसपा कानून जरूरी है। जिन इलाकों में आपसपा कानून लगाती है गृह मंत्रालय, वो जरूरी है लगाना, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक सच्चाई है कि मानवाधिकारों का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, कम या ज़्यादा। तो उसके लिए बहुत सारे जो पहल हैं वो किए जा सकते हैं, और उसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहल वो ये हो सकता है कि लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन, जो स्थानीय स्वशासन है, जैसे कि ग्राम पंचायत, सरपंच वगैरह, उनके साथ मिलकर पारामिलिट्री और आर्मी काम करे, ताकि आम लोगों में जो एक विश्वास है वो विश्वास बहाल हो सके। थैंक यू।